नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिन से हम लगातार आर्थिक विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि 23 तारीख को बजट आ रहा है। आज फिर से आर्थिक विषय के ऊपर 23 जुलाई का बजट। अब्राहम लिंकन की एक कहावत थी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यही लोकतंत्र है। लेकिन हमारे बजट सिर्फ अमीरों के लिए आते हैं। गरीब सिर्फ इसको विंडो शॉपिंग करते हैं, जैसे बाहर से देखते हैं कि शायद हमारे लिए कभी कुछ मिल जाए, लेकिन गरीब को कभी कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ मिलता है अमीरों के लिए। क्यों? बजट अमीर बनाते हैं, अमीर उसको प्रोनाउंस करते हैं और अमीरों के फायदे के लिए परिवर्तन किए जाते हैं। जो भी नीतियां बनती हैं, बनाई जाती हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, सब अमीरों के लिए किए जाते हैं। आज थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे, ये जो बजट है या पिछले जो कुछ बजट आए हैं, ऑफ द अडानी अंबानी, बाय द अडानी अंबानी, फॉर द अडानी अंबानी, ये बजट भी उनका है, ये बजट उनके लिए है और किसी के लिए नहीं। आप और हम सिर्फ दर्शक हैं और कुछ नहीं। निर्माता भी वही हैं, एग्जीक्यूटर भी वही हैं और ये बजट है भी उनके लिए। हमारे लिए क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। थोड़ा आपको इस यात्रा पे लिए चलते हैं और कुछ मुख्य मुख्य अंश आपको बताते हैं कि हमारे लिए क्या है और हमारी परेशानियां क्या हैं। बजट आखिरकार हमारे लिए क्यों नहीं होता है? हमारे हिस्से में क्या आता है? परेशानियां, दुख, दर्द, आशाएं, उम्मीदें और सब पर पानी फिर जाता है। 2024-25 का बजट, चलिए एक नजर मार के देखते हैं, आने वाला है। लेकिन वो क्या मुद्दे हैं जो आम आदमी को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? थोड़ी नजर मार लीजिए। सारे मुद्दे तो नहीं है, कुछ हैं। बहुत महंगा फूड इन्फ्लेशन, यानी कि जो खाद्य इन्फ्लेशन है, खाद्य महंगाई, ये बहुत महंगी है। मसाले 27% महंगे, दालें 28% महंगी, सब्जियां 30% महंगी। कोई ऐसी चीज नहीं है। आटा, तेल, चावल सब कुछ महंगा, 10 से 30% के बीच में पिछले साल की अपेक्षा। तो सबसे बड़ा जो चोट हमको पहुंचा रहा है, जो वरी दे रहा है, जो चिंता दे रहा है, वो है फूड इन्फ्लेशन। हाई टैक्सेस, 10 साल से 2.5 लाख का वो जो स्लैब है जहां से टैक्सेस स्टार्ट होते हैं, मोदी ने चेंज नहीं किया। और उसके बाद जीएसटी के द्वारा जिस ढंग से हमारा खून चूसा जा रहा है और इनकम टैक्स के उन्हीं ओल्ड स्लैब की वजह से जो खून चूसा जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। लो सेविंग्स, हमारी सेविंग्स 75 सालों में ऑल टाइम लो है। 5.3%, 5.3% जीडीपी का अब हमारा सेविंग है। इससे कम सेविंग आज तक कभी भारतीयों की 75 सालों में नहीं रही है, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं तो सेविंग कहां से करेंगे? अगली वरी, अगली चिंता, हाई इंडिविजुअल डेट, हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। 2 से 3 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड के कर्जे हैं जो लोगों ने लिए हुए हैं, जिसमें ईएमआई चुकता करते रहते हैं। एक ईएमआई खत्म नहीं होता, दूसरा आता है, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा आता है। कभी कभी तो एक ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई साथ साथ चलते हैं। और गोल्ड क्रेडिट ऑल टाइम हाई पे, 1.5 लाख करोड़ के बेसिकली गोल्ड गिरवी रख के लोन दिए गए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। इससे ज्यादा बदहाली एक गरीब की क्या हो सकती है? कुछ चिंताएं और, सिर्फ 3% का हमारा वेज बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, जबकि जीडीपी 8% बढ़ती है। आपका और मेरा जो तनख्वाह है वो 3% बढ़ता है। रुपया डूबता चला जा रहा है। जी हाँ, ऐसा डूब रहा है कि अब 86 रुपए, 83 रुपए 65 पैसे के ऊपर चल रहा है। 83 रुपए 65 पैसे पे। जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था, 58 रुपए पे रुपया था। 58 रुपए के ऊपर मोदी जी को सौंपा था। मोदी 58 से उसको 83 रुपए लेके आए, यानी कि 25 रुपए से ज्यादा रुपया टूट गया। एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है कि बदहाली शहरों में बढ़ रही है। लोग अब गांव में जाके कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहां पे कुछ मजदूरी मिल जाए, खेतों के अंदर काम करने को मिल जाए, तो रोटी मिल जाए। इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट डाउन है, यानी कि शहरों के अंदर इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। सिवाय गिग वर्कर्स के लिए कोई नौकरी नहीं। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? वही जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी से आपके घर पैकेट्स पहुंच जाते हैं, कुछ खाने के, कुछ बाकी चीजों के। इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। 6,000 से 8,000 रुपए इनको महीना मिलता है। सिर्फ पेट भरने के लिए काफी है और कुछ नहीं है। जो थोड़े और ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
वो गाँव चले गए हैं, शायद वहाँ मज़दूरी मिल जाए। और इसके अलावा हाई एजुकेशन एक्सपेंसेस, यानी कि किताबें, कापियाँ, बस की फीस, स्कूल की फीस, सब कुछ तो बढ़ गई। बचा क्या हमारे लिए? कुछ भी नहीं। बची हैं तो चिंताएँ। वरीज 3 के अंदर गवर्नमेंट्स लो एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ। सरकार के जो खर्चे हैं एजुकेशन और हेल्थ में, वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। सड़कें बनाने से फुर्सत मिले तो एजुकेशन और हेल्थ की सोचें। 2014 में मनमोहन सिंह के टाइम में 0.55% जीडीपी का खर्चा होता था एजुकेशन पे। अब मोदी जी ने उसको आधा करके 0.28% कर दिया है। हेल्थ में 0.5% का खर्चा था, अब 0.25% रह गया है। बिल्कुल आधा हो गया है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, यानी कि चाहे आप हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, स्कूटर से जाएं, थ्री व्हीलर से जाएं, हर चीज महंगी है। इतनी महंगी है कि एफोर्ड करना मुश्किल है। और सरकारी बसें तो मिलती नहीं, सरकारी ट्रेन, लोकल ट्रेन के टिकट्स भी इतने महंगे हो गए हैं। कम्युनिकेशन कॉस्ट अभी 1 महीने के अंदर अंदर 25 से 30% मोबाइल के रेट बढ़ गए। तो आप सोचिए, यहां भी तो रेट बढ़ चुके हैं। तो चिंताएं हर ओर हैं। नहीं है तो हमारे पास इनकम नहीं है। भारत के अंदर लगभग 114 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो कि 28.5 करोड़ फैमिलीज हैं, जिनकी इनकम 20,000 रुपए महीने से कम है। 114 करोड़ लोग ऐसे हैं 140 करोड़ में से, जिनकी इनकम 20,000 रुपए महीना से कम है। और सिर्फ 6.66 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 20,000 रुपए महीने से ज्यादा है। आप खुद सोचिए, भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन बदहाली सबसे ज्यादा। अगर हम इन स्लैब्स को देखें तो आप पाएंगे वो भारतीय, यानी कि इनकम टैक्स के हिसाब से, जिनकी इनकम 20,000 और 40,000 रुपए महीने के बीच में है, जो लोग 20,000, जो परिवार 20,000 और 40,000 के बीच में कमाते हैं प्रति माह, उनकी संख्या है 3,44,00,000। वो लोग जो 40,000 और 80,000 रुपए के बीच में प्रति महीना कमाते हैं, वो है भारत में, उनकी संख्या है 2,41,00,000। वो लोग जो कि 80,000 और 1.25 लाख रुपए के बीच में हर महीना कमाते हैं, 80,000 और 1.25 लाख के बीच में कमाते हैं, उनकी संख्या भारत में सिर्फ 52 लाख रुपए। सिर्फ 52 लाख व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति 1.25 लाख रुपए महीना कमाता है, ऐसे सिर्फ 52 लाख व्यक्ति हैं भारत में, जिनकी इनकम 1.25 लाख और 2 लाख के बीच में है। 1.2 लाख और 2 लाख पर मंथ के बीच में है, उनकी संख्या सिर्फ 29 लाख है। और वो जिनकी इनकम प्रति माह 2 लाख से ज्यादा है, प्रति माह 2 लाख से ज्यादा, यानी कि 25 लाख रुपए, ये कह सकते हो कि पर ईयर की इनकम, उनकी संख्या भारत में सिर्फ 6 लाख है। और इनके अंदर अडानी अंबानी भी आते हैं। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं। 6,66,00,000 लोग ऐसे हैं जो आपका टैक्स देते हैं। अब इनमें से टैक्स देने वाले और भी कम है, क्योंकि 20 से 40,000 के बीच में सब लोग टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको जिन्होंने रिटर्न फाइल की उसकी संख्या बताई है। अब बढ़ क्या रहा है, जीएसटी हर महीने बढ़ जाता है, सरकार शोर मचाती है जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। पहले शुरू हुआ था 70-80 हजार करोड़ था, अब 1,80,000 करोड़ है। और 2 महीने पहले 2 लाख करोड़ क्रॉस किया। क्या आपकी इनकम बढ़ी? नहीं। 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट 10 रुपए का हो गया। क्या करें? जो 10 रुपए का पैकेट था, अगर वो 12 रुपए का हुआ है, तो उसमें बिस्किट की संख्या कम हो गई। यानी कि वॉल्यूम वही का वही है, कीमत ज्यादा हो गई। पहले जिस बिस्किट की 5 रुपए के ऊपर जीएसटी आता था, अब 10 रुपए के वही बिस्किट का पैकेट है, उस पर जीएसटी आता है। तो सरकार का जीएसटी क्यों नहीं बढ़ेगा? आपका खून चूस के सरकार का जीएसटी बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने जीएसटी के आंकड़े देने बंद कर दिए। इनकम टैक्स के आंकड़े जो लगभग 6 करोड़ लोगों से जाते हैं, वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से कम है। यानी कि जो इंडस्ट्री पैसा देती है, जो फैक्ट्री और धन्ना सेठ पैसा देते हैं सरकार को टैक्स के रूप में, वो कम है। और आप और हम जो पैसा देते हैं वो ज्यादा है। इसका मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है, वो अपनी पॉकेट में आप लोगों से छीन छीन कर पैसे डाल रही है, आपकी चड्डी बनियान भी उतार रही है। 6 लाख करोड़ के आसपास का सेस कलेक्ट किया जाता है, जिसे राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता, ताकि राज्य गरीब हो और सिर्फ केंद्र अमीर बना रहे। पर्सनल इनकम टैक्स सीआईटी, यानी कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को क्रॉस करता है। यानी कि आप और मैं जो पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में इंडिविजुअल के तौर पे, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ है कि जो इंडस्ट्री पैसा दे रही है इनकम टैक्स का, वो पैसा कम है और हम ज्यादा दे रहे हैं। इससे बड़ी एनोमली और क्या हो सकती है? भारत में जो फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज है, यानी कि जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो कि जहां पे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलती है कि हाँ इतने लोग काम करेंगे, इतने लोग काम करेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है,
इस टाइप की सिर्फ 20 से 25 लाख हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के जो एंटरप्राइज हैं 8 करोड़ हैं। ये छोटे-छोटे लोग हैं जो अपना काम-धंधा करते हैं। उसमें एक सब्जी बेचने वाला है, वो भी काम-धंधा है। एक फ्रूट बेचने वाला है, वो भी काम-धंधा है। एक छोटी-मोटी सी ज़मीन पे छपड़ा लगा के कुछ बेच रहा है फ्रूट, वो भी एक काम-धंधा है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो ऐसे 8 करोड़ लोग हैं। सरकार का कर्जा 200 लाख करोड़ के आसपास टच कर चुका है, जो 2014 में 55 लाख करोड़ के आसपास था। यानी कि कर्जा लो, घी पियो। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार जिसके ऊपर बम-बम कर रही है कि हम बहुत सारा पैसा सड़कों पे, रेलवे पे, पुलों पे या हो सकता है कि हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे उनको बनाने में खर्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? शून्य। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है? मुझे लगता है नहीं। रुपया वीक होता चला जा रहा है, ये बहुत बड़ी वरी है, मैं आपको बताऊं। और ₹83.65 पे स्टॉक हॉवर कर रहा है। स्टॉक मार्केट ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई पॉन्जी स्कीम होती है। पैसे लाओ, बढ़ाओ, पैसे लाओ, बढ़ाओ, पैसे लाओ, बढ़ाओ। लोग भी खुश हैं। भाई रोज एक नया सेट ऑफ लोग आ जाता है। अरे शेयर तो वही 40% है मार्केट के अंदर, वही बिकते हैं। आज जो शेयर ₹10 का बिकता है, कल वही शेयर ₹10.20 का बिक जाता है। 2 दिन के बाद वही शेयर ₹10.30 का बिक जाता है। 3 दिन के बाद वही शेयर ₹10.40 का बिक जाता है और 1 महीने के बाद वही शेयर ₹11.50 का बिक जाता है। आप सोचिए, शेयर तो वही था, लेकिन 1 डेढ़ महीने में ₹10 का शेयर ₹11.50 होता है। फिर अगले महीने आता है, वो 11.50 का शेयर ₹13 हो जाता है। अगला महीना आता है, ₹13 का शेयर 14.5 का हो जाता है। क्या इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है? क्या तरक्की हो रही है? नहीं। हाँ, आरबीआई कहता है मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसा कमाने के बहुत साधन आ गए, तो मेरा डिविडेंड बढ़ता चला जा रहा है। तो केंद्र को 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड दे दिया। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या बाकी जैसे एनटीपीसी हो गया या कोल इंडिया लिमिटेड है, एकदम बम बम करके भाई सब वो सबको डिविडेंड दिया जा रहा है केंद्र सरकार को। भैया लेते जाओ, लेते जाओ। लेकिन उनके पास एक्सपेंड करने के पैसे नहीं है, उन्हें अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह बढ़ाने के पैसे नहीं है, क्योंकि केंद्र उनसे डिविडेंड के रूप में सब कुछ छीन लेता है और उनको फोर्स करता है कि तुम्हें इतना देना है, तुम्हें इतना देना है, तुम मरो या जियो मुझे नहीं पता, मुझे 5,000 करोड़ ला के दे दो। फिजिकल डेफिसिट कहने को 5.1% है, लेकिन डेट रीपेमेंट यानी कि ब्याज की चुकताई 12 लाख करोड़ हर साल के ऊपर अब आके खड़ी हो गई है। आने वाले सालों में अगले साल ये 13 लाख करोड़ होगा, फिर 14 लाख करोड़, फिर 15 लाख करोड़। आप यकीन मानिए, अब इसके बाद अगर कुछ बढ़ेगा तो सिर्फ ब्याज की जो देनदारी है वही बढ़ेगी। और आप 17 से 18 लाख करोड़ पिछले 4 साल से लगातार बोरो करते आ रहे हैं। और कोरोना काल में तो 20-20 लाख करोड़ दिया है, वापस क्या कर रहे थे? 9-10 लाख करोड़, यानी कि हर साल लोन बढ़ता चला गया। हमारी जो सेविंग्स है ऑल टाइम डाउन 5.3% के ऊपर। अब जीडीपी 8% बढ़ता है, लेकिन हमारी तनख्वाहें सिर्फ 3% बढ़ती हैं। तो ये 5% का पैसा किसकी पॉकेट में जा रहा है? ऑफ कोर्स अडानी अंबानी की। मैंने कहा ना, ऑफ द अडानी अंबानी, बाय द अडानी अंबानी, फॉर द अडानी अंबानी। यही तो 23 जुलाई का बजट है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे इंडस्ट्री खुलती है, वो बिल्कुल डंप्स में आ चुका है। अगर नेट देखा जाए तो शायद $5 बिलियन भी नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट का अप होना 40% से बढ़कर 45% का होना, मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि शहरों में नौकरी नहीं है, गांव में जाके लोग मजदूरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है अब मैं पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि जिसका वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ था 5 साल पहले, अब नकली वैल्यूएशन बढ़ बढ़ के 65 लाख करोड़ हो गया। तो ज्यादा डिविडेंड आता है, बेचना क्यों? कामधेनु गाय है। सच क्या है? सच ये है कि 16% एग्रीकल्चर जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन 45% वर्कफोर्स वहां काम करती है। आप सोचिए जरा एक मिनट, व्हाई पीपल आर गोइंग बैक टू एग्रीकल्चर सेक्टर? सोचिए जरा, क्योंकि शहरों में जॉब्स नहीं है। तो मनरेगा के अंदर जो अवेलर्स हैं, जो मनरेगा में जा रहे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शॉकिंग क्या है, 11 करोड़ लोग भारत में, ये तथ्य आपको बता रहा हूं, 18 और 35 के बीच में उन्होंने जॉब्स को ढूंढना बंद कर दिया है। सालों साल गुजर गए उनके लिए, जॉब्स ढूंढते ढूंढते कोई जॉब नहीं है। 18 से ढूंढना शुरू करते हैं जॉब, करते करते 30 के हो जाते हैं, 34 के होते हैं, 35 के हो जाते हैं, 5-5 10-10 साल हो गए, कोई नौकरी नहीं है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, सोचते हैं सुसाइड कर लूं क्या? फिर सोचते नहीं, जाने दो, कोई रोटी खिला देगा। नौकरी ढूंढना बंद किया हुआ है। भारत की 90 करोड़ की वर्कफोर्स में 45 करोड़ मर्द और 45 करोड़ स्त्रियां। अब स्त्रियों में 45 करोड़ में से देखा जाए तो सिर्फ 20% है जो 9 करोड़ है जो काम करती हैं,
और पुरुषों में से 45 करोड़ में से सिर्फ 36 करोड़ यानी कि 80% काम करते हैं, बाकी लोग काम नहीं करते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में 45 करोड़ लोग काम नहीं करते और उनमें से 36 करोड़ महिलाएं हैं और 20 करोड़ पुरुष हैं। कुछ थोड़े से आप समझ सकते हो कि 60 से ऊपर हो गए तो रोक दिया, लेकिन 11 करोड़ ऐसे हैं जो न काम कर रहे हैं, न काम ढूंढ रहे हैं, न वो शिक्षा में है, न वो ट्रेनिंग में है, न वो जॉब्स में है। फिर क्या कर रहे हैं? निराशा के भंवर में डूबे हुए हैं। यानी कि हमारे जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, वो 4 इंजन में चलती है अर्थव्यवस्था। एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, एक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है जो डेड है मैनी ईयर से। प्राइवेट कंजप्शन जो आप और मैं कंज्यूम करते हैं वो 58%, 55%, 56% पे स्टैग्नेंट है सदियों से। एक्सपोर्ट्स सिर्फ 10 साल में 33% बढ़े। सिर्फ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काम कर रहा है, यानी कि हवाई जहाज के 4 इंजन है, एक इंजन पे 10 साल से सरकार चल रही है, एक इंजन पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, बाकी सब डेड हैं। इसलिए आप और मैं बदहाल हैं। इसलिए भारत के 114 करोड़ लोगों की इनकम 20,000 रुपए महीना से कम है। अब कॉर्पोरेट्स जेब में पैसे डाल रहे हैं, यानी कि इतना पैसा कमा लिया उन लोगों ने, इतने वॉल्यूम कम करके बेच के, प्रॉफिट बढ़ा के, कि आप यकीन नहीं मानेंगे। इतिहास में इतना पैसा सो कॉल्ड कॉर्पोरेट्स ने कभी नहीं कमाया जितना अब पिछले 10 साल में कमाया। टैक्सेस घटाकर 35% से 22% और कुछ इंडस्ट्री के लिए 15% कर दिए गए, लेकिन हमारे टैक्सेस 20%, 30%, 40%, 50% कर दिए गए जो इंडिविजुअल के थे। हमें हमारा खून चूसा जा रहा है, लेकिन इनको सहूलियत दी जाती है। तो लो टैक्सेस इनको कर दिए गए, हाई प्रॉफिट हो गए। टॉप 100 कंपनीज हिंदुस्तान का 90% प्रॉफिट लेके चले गए। टॉप 100 कंपनीज हिंदुस्तान का 90% प्रॉफिट लेके चले गए, वो भी कॉर्पोरेट्स का। 10 साल से हमारे और आपके इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं हुआ। मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है। गवर्नमेंट मिडिल क्लास को और गरीबों को मार देना चाहती है। ये टैक्स टेररिज्म इन इंडिया है, यानी कि टैक्स का आतंकवाद जो मोदी सरकार ने फैलाया हुआ है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अभी भी आपको बजट का इंतजार है, अभी भी आपको उम्मीद है कि बजट आपके लिए आएगा। कुछ नहीं आएगा, बल्कि क्रूड शब्दों में कहूं, आपको शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, तो इस बार सरकार जो आपके चड्डी बनियान बचे हैं वो भी उतार लेगी। यकीन मानिए, दिस बजट इज ऑफ द अडानी अंबानी, बाय द अडानी अंबानी, फॉर द अडानी अंबानी। और पिछले 10 साल में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। बाकी निश्चिंत रहिए, देखिए, मजे लीजिए, पानी का गिलास पीजिए और उसके बाद इंडस्ट्रिस्ट जो आके बैठेंगे सेंटर टेबल पे, जो टीवी पे दिखाएंगे, उनसे पूछा जाएगा आप कितने अंक देंगे, कितने मार्क्स देंगे इनको 10 में से, तो सब कहेंगे 10/10, 10/10, क्योंकि 10/10 उनको मिलता है। तो आपको क्या मिलेगा? 0/सन्नाटा। आपको क्या मिलेगा? 0/सन्नाटा। बस अपनी चड्डी बनियान संभाल कर रखिएगा, ये सरकार वो भी उतारने आ रही है। यही कहना है मुझे। धन्यवाद।